ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। 14 साल पहले ये जो जगह थी आतंकियों के कब्जे में थी। वो ताज, वो भारतीय गर्व का प्रतीक, वो आतंकी कब्जे में था। आज उस जिजीविषा को प्रणाम करने के लिए आज हर आघात में अडिग रहने वाले इस भारतीय लोकतंत्र के लिए इस जगह से हमारा संदेश क्या है, हम जानना चाहेंगे। राम माधव जी के मन में क्या है वो जानना चाहेंगे। धन्यवाद हितेश जी। मैं सबसे पहले आपको, पूरे पांचजन्य की टीम को, भारत प्रकाशन की टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि मुंबई हमले के उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो आज से 14 साल पहले हुई थी, उसको याद करते हुए, पर केवल उस तक सीमित न होते हुए, आतंकवाद के प्रश्न पर दिन भर एक विस्तार से चर्चा करने का आपने जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया, ये बहुत अच्छा प्रयास है। आतंकवाद का दुनिया में अगर एक देश सबसे बड़ा शिकार हुआ हो, वो हमारा देश है, भारत है। दशकों तक इसकी त्रासदी को हम झेलते रहे। अनेक हमारे सेना के, पुलिस के अनेक लोग शहीद हुए। केवल सेना और पुलिस ने, बहुत बड़ी संख्या में नागरिक शहीद हुए। उनमें से पूर्व सेना के लोग भी थे। जनरल वैद्य को पुणे में मार दिया गया और मासूम लोग, यहां मुंबई की घटना में हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट्स डाइड। तो आतंक का सबसे बड़ा शिकार भारत रहा है। पर यह कहते हुए मैं एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा। भारत केवल आतंक का शिकार वाला देश मात्र नहीं है, भारत आतंक को लड़ने, परास्त करने की क्षमता रखने वाला भी देश है। आज हमारे पास आतंक होता क्या है, इसके कितने डायमेंशंस होते हैं, कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने प्रकार के अलग अलग गतिविधि आतंक को प्रोत्साहन देते हैं, आतंक में लिप्त होते हैं, इसका पूरा ज्ञान है। इसके आधार पर, इस ज्ञान के आधार पर हम तो आतंक को परास्त करने में बड़ी मात्रा में सफलता पाई। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। 2008 की घटना बड़ी घटना थी, पर वो आखिरी घटना नहीं थी। उसके बाद भी 4-5 साल तक आतंकी घटनाएं होती रही। हमारा होली सुरक्षित नहीं था, हमारा दिवाली सुरक्षित नहीं था, हमारा मार्केट सुरक्षित नहीं था, हमारा स्कूल सुरक्षित नहीं था, हमारा बस सुरक्षित नहीं था, हमारा ट्रेन सुरक्षित नहीं था। पर पिछले 8 साल में कश्मीर को छोड़ दे, वो कहानी अलग है, जरूर चर्चा में हितेश जी उसको विषय उठाएंगे ही। बाकी पूरा देश आतंक को बिल्कुल 1 इंच भी जमीन न देने के लिए संकल्प से काम किया। आतंक से पूरा देश मुक्त रहा। मित्रों, यह इसलिए संभव हुआ कि हम आतंक को केवल आतंकवादी के दृष्टि से नहीं, आतंकवादी तो उसका बहुत बड़ा चेहरा है सामने, पर इसके पीछे बहुत बड़ा एक मशीनरी रहता है, एक एस्टैब्लिशमेंट रहता है। इट इज कॉल्ड टेरर एस्टैब्लिशमेंट। उस टेरर एस्टैब्लिशमेंट को भी कैसे टैकल करना है वो हमने जाना है। उससे आज दुनिया हमसे सीखती है, सीखना चाहिए। निगम जी बैठे हैं, कानून में इसको कैसे लड़ना है हमारे पास उसका भी अध्ययन है, ज्ञान है। इसलिए हम जब इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं तो दुनिया को यह बताने के लिए कि न केवल विक्टिम हम हैं, बट काउंटर टेरर के हम एक्सपर्ट भी हैं। We are not just victims of terrorism, we are also experts in counter terrorism. ये बात में हमको दुनिया को बताना है, क्योंकि आतंक की छाया आज भी दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है। आज भी है आतंक की स्रोत यथावत। थोड़ा बहुत ध्यान में आता है कि संकल्प कमजोर हो रहा है। चर्चा में मैं जरूर वो विषय आपके ध्यान में लाऊंगा। जो संकल्प, जब आतंकी मेरे घर में घुसते हैं तब जो संकल्प रहता है ना, 2002 में अमेरिका का बड़ा संकल्प हो गया। 2002 में
2022 में वो संकल्प है क्या? थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है। जिस प्रकार FATF में पाकिस्तान को छोड़ दिया गया तो कहीं कमजोर हो रहा है। मेरे घर में घुसा नहीं, जब तक नहीं घुसा तब तक ठीक है, मेरे घर में घुसेगा तो तब आतंकवाद है। ये मेरा आतंक तेरा आतंक फिर से वापस आ रहा है क्या? इन प्रश्नों पर गंभीरता से सोचना चाहिए। मगर फिर से मैं मेरे प्रारंभिक विचार इतना ही रखकर समाप्त करता हूं, पर मैं और एक बार आपको साधुवाद देता हूं, इस विषय को आप बड़ी गंभीरता से ली है। राम जी, आपने विषय का जो फलक खोला है उसमें विश्व की बात आ गई है, विषय बड़ा हो गया। आपकी एक पुस्तक मुझे ध्यान आती है, अनईजी नेबर्स। हम बाकी चीज़ें बदल सकते हैं मगर पास पड़ोस नहीं बदल सकते। हमारे दो पड़ोसी हैं, वो असहज हैं हमको लेकर, विशेष तौर से अपनी आंतरिक चुनौतियों को लेकर दूसरे तौर पर। और बड़ी बात यह है कि भारत से किसी न किसी चीज़ में उनकी कुढ़न है, जलन है या प्रतिस्पर्धा है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल, भारत के आतंक का एकमात्र स्रोत हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के अंदर केवल अंध भारत विरोध के कारण इस एस्टैब्लिशमेंट, जो टेरर एस्टैब्लिशमेंट है, इसको बढ़ावा दिया गया है। केवल भारत को, जो एक समय जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका बयान जो था कई लोगों को याद होगा, उसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स। भारत के शरीर पर अलग अलग स्थानों पर घाव करो, खून बहते बहते भारत कमजोर हो जाना है। यह जो नीति अपनाई गई थी, उस नीति के चलते एक टेरर एस्टैब्लिशमेंट को पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया है। और जैसा हम हमेशा कहते रहे हैं, पाकिस्तान का ये स्टेट पॉलिसी बना है। टेररिज्म हैज बिकम द स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय, उनका एक नीति बन गया है। यह अलग बात है, उसका जो भस्मासुर का हाथ फिर पाकिस्तान को भी झेलना पड़ा, पर उसके लिए हमें दोष मत देना, हमसे संवेदना मत मांगना। अब पाकिस्तान ये करता है दुनिया में जाके, देखो हम भी तो शिकार है। भाई, तुमने निर्माण किया और तुम्हारे यहां उसको झेलना पड़े तो झेलो, पर उसके लिए हमसे सिंपैथी मत मांगो। पर तुमने जो हमारे ऊपर किया था वो इतना नृशंस था, उसका हमने अभी तक उसका दुष्परिणाम झेलता रहा। मैं अभी तक इसलिए कह रहा हूं, बाकी देश आज मुक्त है इस आतंक से। हमने, हमारे पुलिस, हमारे राज्य व्यवस्थाएं बहुत अच्छी इसमें एक्सपर्टीज पाई है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आज एक्सपर्टीज पाई हुई है। इसलिए आज देश में आतंक करना आसान नहीं है, क्योंकि हम आज आतंकी को पाकिस्तान के अंदर घुस के भी मार रहे हैं। तो एक समय था तो भारत में हम डरते थे आतंकवादी से, आज आतंकवादी हमसे पाकिस्तान में बैठकर भी डर रहे हैं। तो वो हमने एक्सपर्टीज पाया है। पर क्या आज भी कश्मीर जैसे राज्यों में घुस पा रहे हैं? किसी ना किसी रूप में आ रहा है, आके हमारे सेना को, हमारे पुलिस को शहीद बना रहे। तो आज भी ये एस्टेब्लिशमेंट चालू है। तो बात सही है कि पाकिस्तान जब तक अपनी नीति से पूर्ण रूप से बाहर नहीं आएगा, आज भी जो प्रमुख आतंकी नेता है वो खुला घूम रहे हैं पाकिस्तान में। आज भी कार्रवाई नहीं होती है। दुनिया मांगती तो कहते हैं कि नहीं, हमारे पास है ही नहीं। जब दुनिया में ये थोड़ा इन्वेस्टिगेशन चालू होता है तो गाड़ी में बिठा के काबुल भेज देते हैं। काबुल में तो सेफ हाउसेस है। तो ये नीति जो पाकिस्तान की चल रही है, ये भारत के लिए हमेशा सतर्क रहने का ही एक आह्वान देता है। नीति के साथ मैं एक स्थिति की भी बात करूंगा कि जैसे टिंडर बॉक्स में एमजे अकबर साहब ने उसका जेली स्टेट की बात की और पॉइजनस जेली वाली बात कही, जो ना बिखरती है ना खत्म होती है, मगर एक थरथराहट उसमें कंपन बना रहता है। और ब्लीड बाय 1000 कट्स के सामने एक और चीज़ दिखती है कि भारत की ऐसी स्थिति देखना चाहते थे, मगर उनका अपना जो ताना बाना है वो स्टेट अपने आप में मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरह, जैसे शरीर की स्थिति होती है, उधर जा रहा है। एक तरफ सेना का सिस्टम है, एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक कारोबारी या वित्तीय व्यवस्था है। तीनों को आप कैसे देखते हैं? और ये जो हमने मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी बात कही, पाकिस्तान इसके कितना करीब दिखाई देता है? देखिए, ये बात सच है कि पाकिस्तान के अंदर स्थितियां ठीक नहीं है। ये बात तो हमारे ध्यान में आता है क्योंकि हम मीडिया में सब जगह देखते हैं। पर ये कोई हमारी सहानुभूति बन जाए ऐसा विषय नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का ताना बाना जो है, जो पाकिस्तान का नेटवर्क जो है, उसका जो केंद्र बिंदु में सेना रहती है।
आज भी सेना है। जो इस समय लेफ्टिनेंट जनरल असीम जो उनका आर्मी चीफ बने हैं, वही आर्मी चीफ, वही इंचार्ज था जो भारत के ऊपर जितने आक्रमण, बालाकोट हो, उड़ी हो, जो कुछ भी हुआ, आतंकवादी घटनाएं जो हुई, उस पूरे गुट का वही इंचार्ज था। वही आज आर्मी का चीफ बना हुआ है। जो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट है जो पाकिस्तान को जलाता है, वो एस्टैब्लिशमेंट आज भी इंटैक्ट है, उनके इरादे इंटैक्ट है। इसलिए भले ही पाकिस्तान के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखकर हमको लगता होगा कि भाई देखो पाकिस्तान खुद भी फंस रहा है, गलती मत करना सिंपैथी दिखाने का, नहीं आप सिंपैथी दिखा रहे हैं ये नहीं कह रहा हूं, बट हम ऐसा ना सोचे कि अरे खुद फंसेगा, नहीं फंसेगा। जब तक उसकी सेना के इरादे ठीक नहीं होंगे तब तक ये झंझट रहेगा। हाँ, एक आशा का एक पॉजिटिव पक्ष में जरूर रख सकता हूं, यही स्थिति बांग्लादेश में थी। 1975 से 1992-93 तक वहां आर्मी का ही शासन रहा, पर लोग खड़े हो गए 92 में। बहुत बड़ा प्रचंड जनविरोध को आर्मी को सामना करना पड़ा। उसके बाद 93 के बाद आज तक वहां आर्मी बैरक्स तक सीमित होकर खड़ी है। क्या पाकिस्तान में ऐसे दिन आएंगे क्या? ये अभी कह नहीं सकते। जरूर इतना दिखता है कि लोग खड़े हो रहे हैं। अब इमरान खान साहब जाते हैं तो लाखों की संख्या में लोग आ जाते हैं उनकी सभा में, खड़े होते हैं, पर वो उतना अंत का जो लॉजिकल परिणाम है जिसका अपेक्षा हम ये करते हैं कि आर्मी जाके बैरक्स में रहे, वो होगा क्या पता नहीं है। मगर आपने एक संकेत जरूर दिया कि सेना बैरक में जा सकती है, तंत्र टूट सकता है और आतंकवाद के बुरे दिन और पाकिस्तान के अच्छे दिन भी आ सकते हैं। पाकिस्तान में वैसे तो एक समय ऐसा था बीच में जब लोकतंत्र ठीक ढंग से चल रहा था, बस उस लोकतंत्र को 1970 के दशक के अंत में जब भुट्टो को अंदर डाला गया, जो घटनाक्रम हुई थी, जिया उल हक का जो आर्मी शासन आया, उसके बाद पाकिस्तान का जो पतन प्रारंभ हुआ वो आज तक जारी है। तब से लेकर आज तक सेना पाकिस्तान के राजतंत्र पर कब्जा छोड़ नहीं रही है। बट क्या छोड़ सकता है क्या? वो पाकिस्तानियों को सोचना है। हम तो उनको शुभेच्छा दे सकते हैं कि भाई छुड़ाओ, पाकिस्तान को लोकतंत्र बनाओ। आपकी ये शुभेच्छा में एक ऑब्जर्वेशन में आपने जो बात कही बड़ी गंभीर है पड़ोसियों के संदर्भ में, कि एक जगह लोक और तंत्र की अगर बात करें तो लोक पर तंत्र हावी है, एक जगह सेना का तंत्र है, और हमारा जो दूसरा पड़ोस है जिसके बारे में बाकी बहुत राजनीतिज्ञों का या सामाजिक क्षेत्र में भी काम करने वाले जो लोग परिवर्तनों को देखते हैं उनका अध्ययन नहीं रहता, वो है चीन। वहाँ का तंत्र ऐसा है कि उस पड़ोस में एक जगह सेना के पास एक देश है, दूसरी जगह एक पॉलिटिकल पार्टी के पास एक सेना है, देश है। वहाँ की स्थिति को आप कैसे देखते हैं भारत के संदर्भ में? वैसे तो पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो मैं मजाक से कहता हूं कि पाकिस्तान चाइना का तीसरा हांगकांग है। हांगकांग और मकाओ के बाद तीसरा पाकिस्तान है। बीजिंग से कंट्रोल किया जाता है, तो बीजिंग के समर्थन के बगैर पाकिस्तान की चर्चा कोई पूर्ण नहीं होगी। उदाहरण के लिए अभी मैंने प्रारंभ में कहा FATF के सैंक्शन से आज चीन बाहर आ पाया। कैसे आया? क्योंकि इसी साल में 2022 में अगस्त महीने 2 महीना पहले, इस निर्णय के 2 महीना पहले, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है आतंकवाद को रोकने के लिए। ये अमेरिका कह रहा है। 2 महीने के बाद FATF से मुक्ति मिल गई पाकिस्तान को। इसलिए हो रहा है ना कि FATF में पाकिस्तान का बाप बैठा हुआ है, चाइना। तो ये जो चीन का रवैया है भारत के जितने विरोधी है उन सबको प्रोत्साहन देने का, ये बहुत ही घातक विषय है। इसके ऊपर भी हमारा ध्यान बिल्कुल रहना चाहिए। चीन की एक नीति है कि भारत को नियंत्रित करने के लिए एक तो एनसर्किल करो, दूसरा वाली जैसे थी, हाँ, जिसको स्ट्रिंग ऑफ पेरल्स कहते हैं, स्ट्रेटेजिक एनसर्किलमेंट है। दूसरा एंगेज भी करो, भारत में उनके मित्र बहुत है, उनके साथ एंगेजमेंट भी रहता है। तीसरा, जितने भारत के एनिमीज है उन सबके साथ दोस्ती करो। पाकिस्तान से दोस्ती करने से चीन को क्या वैल्यू एडिशन होता है प्रॉब्लम कोई नहीं कह सकता है। चीन को बोझ है ना
आर्थिक व्यवस्था है, ना अर्थव्यवस्था है, ना शांति है पाकिस्तान में। क्यों मित्रता करनी है? इसलिए करनी है ना कि उसको यूज करके भारत को तंग भारत करो, का सिरदर्द बना रहे। भारत को तंग करते रहो। ये जो चीन की नीति है, इसके कारण भी पाकिस्तान आज वो एक्टिविटी कर पा रहा है। एक जो आपने दोनों आयामों की बात कही, इसके साथ एक वैश्विक आयाम इससे जुड़ता है। अभी चीन और पाकिस्तान की, और ख़ासतौर से चीन की विश्व मंचों पर उपस्थिति और उसका प्रभाव अगर देखें तो मैं बड़ा सीधा कहता हूँ, एक बहस चलती है इस्लामी आतंकवाद की। चीन अपने यहाँ उइगुर के साथ कैसा व्यवहार करता है वो बात अलग है, मगर विश्व मंचों पर इस्लामोफोबिया की बात एक काउंटर नैरेटिव के तौर पर खड़ी की जाती है, जिससे कभी इस मुद्दे पर बात कायदे से हो ही ना। यूएन में 15 मार्च के आसपास, मार्च के महीने में उन्होंने एक दिन भी तय किया कि इस्लामोफोबिया पर बात नहीं करेंगे। क्या ये स्थितियां बदलेंगी? जो एक कट्टरता को पोषने वाला एक कट्टर राजनीतिक तंत्र हम अपने पड़ोस में देखते हैं, दोनों ही जगह पर है वो, उनका एक गठबंधन चल रहा है। नहीं, वास्तव में इस्लामोफोबिया नाम का जो चीज है वो एक मिथ्यावादी चीज है। कोई इस्लामोफोबिया नहीं है। अगर इस्लामोफोबिया जैसी कोई चीज अगर है तो उसके लिए पूरा पूरा जिम्मेदार पाकिस्तान जैसे देश है, जो आतंक को इस्लाम के नाम पर बढ़ावा दिया था, वो देश जिम्मेदार है। अन्यथा कोई इस्लामोफोबिया नहीं है। भाई, भारत के अंदर 20 करोड़ और 18 करोड़ मुसलमान रहते हैं, शांति से अपना जीवन चला रहे हैं। कहां इस्लामोफोबिया है? यहां तो सभी व्यवस्थाओं में बैठे रहते हैं, सभी जगह है, अपना जीवन चला रहे हैं। दुनिया में सब जगह है। इस्लामोफोबिया खुद आतंकी अपने आप को विक्टिम बताने का प्रयास है। कोई इस्लामोफोबिया नहीं है। वैसे तो आज दुनिया में समस्या हिंदू फोबिया का है। आज हिंदू के नाम पर जो दुष्प्रचार होता है, हिंदू के नाम पर आज हिंदू के ऊपर जो अटैक्स होते हैं, वो एक्चुअली बड़ी समस्या बन गई है। तो हिंदू फोबिया इज द रियल फोबिया। जहां हिंदू कोई गलत करता ही नहीं है, शांति से अपना जीवन चला रहा है, वो आज हेट का, अटैक्स का टारगेट हो रहा है। अभी लेस्टर में हमने देखा, मंदिरों पर अटैक कर दिया गया हिंदुओं के। इस्लामोफोबिया को एक अपने जो आतंक जैसे जो घिनौने काम है उनमें से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए कुछ तथाकथित मुस्लिम बुद्धिजीवी फैलाते हैं। वो टीवी चैनल्स में बैठे हैं, वो इंटरनेशनल चैनल्स में बैठे हैं, मीडिया में बैठे हैं, वो ये एक भ्रमपूर्वक चलाते। कोई इस्लामोफोबिया दुनिया में नहीं है। वास्तव में इस्लाम के अंदर आज बहुत बड़ी बहस ये बात का चल रहा है। इनफैक्ट मैंने जब ये बात कही ना कि इस्लामोफोबिया नहीं है, ये बात मेरा नहीं है। इंडोनेशिया में एक संस्था है नदवतुल उलेमा, 9 करोड़ सदस्य है उसका, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन है। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा, अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि इस्लामोफोबिया बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, कोई इस्लामोफोबिया कहीं नहीं है। अगर है तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार है, स्वयं नदवतुल उलेमा ने कहा है। तो इसलिए ये जो है अपने गलत गतिविधियों को छिपाने के लिए एक ऐसा एक पर्दा बनाने के लिए प्रयास है। कोई इस्लामोफोबिया नहीं है। एक सवाल मन में आता है कि दो स्थितियां हैं, एक तो आतंकी नेटवर्क रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं या फिर अपना रूप बदल रहे हैं बार बार, और दूसरा ये मतलब की दोस्तियां जो हैं दुनिया में, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, खासतौर से कोविड के बाद में नई मित्रताएं हो रही हैं, नई शत्रु वो देखे ढूंढे जा रहे हैं, उस तरह से पालेबंदी हो रही है। दोनों स्थितियों को आप आतंकवाद के खास परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं? नहीं, इसलिए मैंने प्रारंभ में वो विषय उठाया था कि क्या आतंक से लड़ने का हमारा संकल्प, हमारा यानी विश्व का संकल्प आज भी बरकरार है कि नहीं है। क्योंकि आतंकिया ने, पहले हम इतना समझ ले, आतंकिया ने गन पकड़कर टेररिस्ट आके किसी को मारना वो केवल वहां तक सीमित नहीं है। जैसा मुंबई में हुआ वो केवल उतना ही नहीं है, वो एक तो वो भारत में प्रवेश किया तो कैसे किया, इमिग्रेशन का क्या स्थिति है, वेपन कैसे भारत में आया है, फंडिंग कौन कर रहा है। फिर आजकल आतंक में मेडिकल साइड भी बहुत सारे प्रश्न है, पक्ष है, कस्टम का पक्ष है, तो कानून का पक्ष है।
क्या अदालत आतंकवादी को किस रूप में देखता है? मैं ये कह सकता हूं विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट्स टू जुडिशरी कि कई लेवल्स पे, विशेषकर नीचे लेवल्स पे जो न्यायाधीश होते हैं उनको एक क्रिमिनल और टेररिस्ट का अंतर मालूम नहीं होता है। सीधा पुलिस पर आक्रमण हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, कई बार अदालतों में निगम जी बैठे हैं, पुलिस का पक्ष अकेला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आतंकवादी के पक्ष में एनजीओ खड़ा हो जाता है। हमारे यहां तो जो ब्लीडिंग हार्ट एनजीओ बहुत है, उनके पक्ष में अपने आप की इंप्लीड कर देते हैं। पुलिस के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। और जज की भी मानसिकता यह है, पुलिस यानी मानवाधिकार उल्लंघन वाला है, यह मानसिकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, चलिए बाकी क्राइम्स के संदर्भ में सरकार सोच सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई बेल देने के लिए इतना हिचकिचाहट होती है, डरते हैं, हो सकता है वो उस पर चर्चा करें। पर जब आतंक के साथ डील कर रहे हो, आपको ये समझदारी है क्या कि आतंक एक दूसरा चीज होता है, उसमें आप इतना लिबरली बेल नहीं दे सकते हो, इतना लिबरली पुलिस पर बरस नहीं सकते हो। आजकल तो बेचारे पुलिस को तो इतना अपमान किया जाता है कोर्ट रूम में। आज नहीं है, आज कम हुआ है। मैं कह रहा हूं आतंक को जब झेलते थे उस समय यह परिस्थिति थी। इसमें आतंक से लड़ने की क्षमता सिस्टम की कमजोर हो जाती है। इसलिए आतंक को कभी हमको केवल आतंकवादी के संदर्भ में नहीं देखना, बाकी सभी व्यवस्थाओं को भी हमें इसके बारे में सेंसिटाइज करना है। आज क्या हो रहा है, ये व्यवस्था कमजोर हो रही है फिर से। एक समय जब आतंक पीक पे था, हम लड़ रहे थे, सबका सेंसिटाइजेशन था। आज फिर से ये ब्लीडिंग हार्ट वाले फिर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, वो उससे सावधान रहना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज अचानक आतंक का सबसे बड़ा स्रोत होता है नार्कोटिक्स एंड इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में आज भी पाकिस्तान बहुत नार्कोटिक्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग में बड़ा देश है, और उसके ट्रैक रूट सबको मालूम है कौन से रूट से जाती है। फिर भी आज पाकिस्तान छूट रहा है। क्या पता कल एफएटीएफ में मेंबर भी बन जाएगा पाकिस्तान, फुल मेंबर भी। फिर वो और देशों के ऊपर निगरानी रखेगा, खुद पाप करने वाला और दूसरों के ऊपर पुलिस बनेगा। तो ये स्थिति जो है ना, ये हमारा संकल्प कहीं कमजोर तो नहीं हो रहा है, ये बात कहता है। इसलिए भारत जैसे देशों को ये संकल्प तब तक रखना है जब तक पूर्ण रूप से आतंक से हम मुक्त नहीं होते। एक ही बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, आज इस्लामिक जगत में इस बात का बहुत बड़ा एक एवेकनिंग है। उदाहरण के लिए, आज हम आतंक से जब लड़ रहे हैं, हमारे साथ जीसीसी के कई देश खड़े हैं। नॉट ऑल, आई वोंट से ऑल, बट बहुत देश खड़े हैं। सऊदी अरेबिया हमारे साथ खड़ा है, यूएई खड़ा है। वो इसको एक रिलीजन के दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, वो भी समझते हैं इस्लाम और आतंक को अलग करना है, और इस्लाम के नाम पर जो आतंक हो रहा है उसको खत्म करना है। ये बात में आज का नेतृत्व सऊदी का, यूएई का, ये भी थोड़ा प्रयास कर रहा है। उनके सहयोग से ही हम पाकिस्तान जैसे देशों के गतिविधि पर नियंत्रण ला पा रहे हैं। तो ये जो प्रयास हम कर रहे हैं कि इस्लामिक जगत को भी इस विषय में खड़ा करें, वहीं कहीं चीन जैसे देश या अमेरिका जैसे देश कमजोर तो नहीं पड़ रहे, क्योंकि हम इससे पीड़ित नहीं है। भारत पीड़ित है ना, भारत को झेलने दो, ये मानसिकता तो नहीं बढ़ रही है। ये सोचने लायक नहीं, आपने बिल्कुल विचारों को मतलब जगा दिया। अगर वो जो फाइनल लाइंस थी आप वहां ले आए, और मानवाधिकार की बात करने वाले दानवाधिकार की बात कैसे करने लगे। मानव और दानव में तो अंतर करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी मीडिया की भी है, ये जुडिशरी पर भी है। मैं क्योंकि समय का भी एक आग्रह है, मैं एक अंतिम प्रश्न के साथ, जिसके लिए बहुत सारी जिज्ञासा सबकी होगी आपसे, आप पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर, इनके मामलों पर आपकी पैनी नज़र रही है, आपका अध्ययन रहा है, आप उसकी बारीकियों को समझते हैं। अभी स्थितियां कैसी हैं, और पूरी तरह से सामान्य होने में, अच्छा होने में आप कोई अड़चन है, या कोई समय कितना लगने वाला है? हमारे देश के लिए आतंक की दृष्टि से अत्यंत समस्याग्रस्त क्षेत्र एक जम्मू कश्मीर रहा है। एक अलग अनुभव है उसका, और नॉर्थ ईस्ट भी रहा है, पर नॉर्थ ईस्ट का अनुभव थोड़ा भिन्न है। जैसा मैंने कहा, हमारे सिस्टम में ये जो अवेयरनेस है आतंक का, आतंक से सामना करना केवल आतंकवादियों को मार गिराने तक सीमित रहना नहीं चाहिए, इसकी समझ हमें होने के कारण पिछले 8 साल के अंदर कश्मीर में हमने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। उदाहरण के लिए, कश्मीर में
जब भी आतंकी घटना होती थी, क्योंकि हमने वहां सरकार भी चलाया था, तो हमारा निजी अनुभव था, आतंकी घटना होती थी तो पुलिस और आर्मी जाता था तो पीछे से आर्मी पर 1-2 हजार लोग पत्थरबाजी करते थे। तो आर्मी को उधर आतंकवादी से भी लड़ना है, इधर पीछे से भी लोगों से भी लड़ना है, और लोगों को आर्मी मार नहीं सकती है, ये अपने देश के लोग हैं। हमने सोचा कि ये क्यों हो रहा है, तो ये हो रहा था क्योंकि पत्थर फेंकने के लिए पैसे दिए जाते हैं, उसका अच्छा पेमेंट है, 500 रुपया 200 रुपया मिलता है। वो जो देने वाला स्रोत को बंद करो, फिर व्हाट्सएप चलता है, मैसेज चलता है, अरे फलाने जगह आतंक हो रहा है, वो पत्थरबाजी हो रही है, जल्दी पहुंचो करके मैसेज जाता है, ये मैसेज का स्रोत को बंद करो। फिर व्यवस्था के अंदर कुछ लोग होते हैं, आर्मी पहुंचा ही नहीं उससे पहले समाचार पहुंच जाता है, उस स्रोत को बंद करो। फिर ये जो फाइनेंसिंग चैनल्स बंद करो। उस प्रक्रिया में आज कश्मीर में बड़े बड़े बिजनेसमैन को जेल में डाला हुआ है 4 साल से। क्यों? क्योंकि आतंक का वो ओवरग्राउंड फेस है, वो कोई मासूम नहीं है, चेहरा मासूम लग सकता है बट ओवरग्राउंड फेस है। तो इसलिए आतंक को केवल आतंक के समय लड़ना नहीं, ये जो ओवरग्राउंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करना पड़ेगा। उसमें जो दृढ़ता हमने पिछले 5-6 साल में दिखाई, विशेषकर पिछले 4 साल में दिखाई, उसका ये परिणाम था। आज ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं कहता हूं कि समझने के लिए, जब हम सरकार बनाए थे 2014-15 की बात है, उस समय आतंकवादी, एक आतंकवादी अगर आतंकवादी बन गया तो वो 3-4 साल तक सक्रिय रहता था। आज कश्मीर में आतंकवादी का शेल्फ लाइफ 2 महीना है। बनोगे तो मरोगे। कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने इंटेलिजेंस व्यवस्था को पक्का किया, लोगों को जो प्रोत्साहन देते हैं ना आतंक करने का, उनको हमने खत्म किया। विकास अच्छी तरह हुआ, वो तो चलो विकास एक पक्ष है, पर ये जो काम किया ना, आज जम्मू कश्मीर के पुलिस की जो शहादत थी, इसमें जो योगदान है उसको अंडरएस्टिमेट नहीं करना। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, तो आमतौर पर आर्मी की बात होती है, आर्मी बहुत काम कर रहा है, आर्मी सीआरपीएफ कर रहे हैं, पर जम्मू कश्मीर के पुलिस के 26,000 पुलिसकर्मी मरे हैं आतंक से लड़ते हुए। मुझे ऐसे ऐसे पुलिस कांस्टेबल्स मालूम है जो 6-6 साल घर नहीं गए भाई, घर जाते तो मार दिए जाते, मां बाप से नहीं मिले, पर लगे रहे, रिजाइन करके नहीं चले गए। वो जो शहादत, जो पराक्रम जम्मू कश्मीर पुलिस दिखाता रहा है, वो भी एक कारण है, उनका अच्छा लीडरशिप है, वो भी कारण है। आज इंटेलिजेंस व्यवस्था मजबूत है, आज आतंक कश्मीर में नहीं चलता। ये जो हमने चेंज लाया ना, जो ऑलराउंड उसको घेरने का प्रयास किया, उसके कारण आज आतंक बहुत कम हो गया है। आतंक को कोई समर्थन जम्मू कश्मीर में, कश्मीर घाटी में नहीं मिलता है। इसलिए आज आतंकवादी एक नया तरीका अपनाए है, लोन वुल्फ अटैक्स जिसको कहते हैं। यानी अचानक एक पिस्टल लो, जाओ, जो बेचारा सब्जी बेच रहा है उसको मार डालो, या स्कूल में टीचर है, पंडित है बेचारा, उसको जाके मार डालो। इसके लिए पराक्रम नहीं चाहिए, ये तो एक्चुअली एक कवर्डेस है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, कायरता। कायरता है। कायरता में उतरे हैं, उसको भी ठीक किया जाएगा, वो भी बंद होगा। बट कह रहा हूं इस प्रकार कश्मीर को हमने हैंडल किया, वही आवश्यक है। आतंकवाद के साथ, आतंकवाद के सभी डायमेंशंस के साथ जीरो टॉलरेंस रखना पड़ता है, जीरो टॉलरेंस। पर ये करते समय समाज के साथ हमें संवेदना रखकर चलना होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, कश्मीर में सब लोग आतंकवादी है, ये एक भ्रम निर्माण हो जाता है मन में, ये गलत है। कश्मीर में लोग अपने जान न्योछावर करके, जान को बाजी पर लगाकर, बोलते बाजी पर लगाकर आतंक के सामने खड़ा होते हैं। भारत के साथ खड़ा होंगे तो कभी भी मार दिए जा सकते हैं, फिर भी खड़ा होते हैं। इसलिए राज्य, स्टेट को यह आश्वासन देना पड़ेगा लोगों को कि तुम भारत के साथ हो तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ये जब राज्य कहता है ना, स्टेट कहता है ना, तब हर व्यक्ति देश के साथ खड़ा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति भी हमको निर्माण करना पड़ता है। आज कश्मीर में ऐसी स्थिति हमने निर्माण किया, इसलिए बहुत जो भारत विरोध, अलगाववाद, ये बहुत कम मात्रा पर आज नीचे आ गया। नॉर्थ ईस्ट का बस मैं 1 ही मिनट में कहता हूं, नॉर्थ ईस्ट का हम काफी समय से उस समस्या को कम करने के कई प्रयास किए थे। एक बहुत बड़ा प्रयास पिछले 5-6 सालों में जो हुआ वो राजनीतिक था।
आज नॉर्थ ईस्ट के 8 में से 7 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, या तो बीजेपी सरकार लीड कर रही है या बीजेपी की सरकारें उसमें है। उसमें नागालैंड जैसे राज्य में बीजेपी आज नंबर 2 पार्टी है सरकार में, 12 एमएलए है। बीजेपी के एमएलए एकदम म्यांमार का बॉर्डर पर के विलेज से एक एमएलए आता है बीजेपी का, वहां वो बीजेपी का झंडा फहराता है। याद रखना, जहां बीजेपी का झंडा रहता है वहां भारत का भी झंडा रहता है। तो आज भारत भक्ति का संदेश कोने कोने तक आज पहुंचा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। यह राजनीतिक जो परिणाम आया, परिवर्तन आया, उसके कारण भी वहां शांति हुई है। एक बात ऐसा है कि आतंकवाद का देयर इज नो अल्टरनेटिव टू टॉक्स, हमारे जो ब्लीडिंग हार्ट्स का एक स्टेटमेंट होता है, बातचीत का पर्याय नहीं है, नहीं ऐसा कोई नहीं है। पर जहां बातचीत करना है वहां बातचीत करना है, जहां बातचीत नहीं करना है नहीं करना है। भाई हम 4 साल से पाकिस्तान से बात नहीं कर रहे हैं ना। हम कोई मस्कट में के कॉन्फ्रेंस में थे तो पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑफिसर थे, वो हमसे पूछे यार आप चीन से तो बात कर रहे हैं, हमसे क्यों नहीं कर रहे, ये क्या डिप्लोमेसी होता है क्या? मैंने कहा नॉट टॉकिंग इज ऑल्सो डिप्लोमेसी, जस्ट एज टॉकिंग इज डिप्लोमेसी। बात करना जैसा डिप्लोमेसी होता है, बात नहीं करना भी डिप्लोमेसी होता है। तुमको ठीक करने के लिए वो करना पड़ता है। तो जहां बात करना है वहां हम नॉर्थ ईस्ट में बात भी कर रहे हैं। नागा ग्रुप से हमारी बातचीत चल रही है और बोडोस वगैरह से चर्चा होकर आज शांति है, लोकतंत्र है वहां। तो दोनों प्रकार के अलग अलग अनुभव को हमने अलग अलग ढंग से अच्छी तरह हैंडल किया। इसलिए मैं अंत में और एक बार कहता हूं, आतंक को कैसे हैंडल करना, इसमें दुनिया को हमसे सीखना चाहिए। हम केवल विक्टिम नहीं है, हम एक्सपर्ट है काउंटर टेररिज्म में। बहुत बहुत धन्यवाद राम माधव जी। आपने न केवल स्पष्टता से बल्कि पूरी सूक्ष्मता के साथ, पूरी बारीकी के साथ बताया, मुंबई के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में बताया और बाकी मोर्चों पर भारत कैसे आतंक से लड़ रहा है, वहाँ पर कैसे विजय हासिल हो रही है, उनकी क्या षड्यंत्र थे, अंतर्राष्ट्रीय युतियाँ, संधियाँ, मैत्रियाँ कैसे उसे पुष्ट कर रही हैं और कहाँ कहाँ प्रहार करने की आवश्यकता है, ये आपने रेखांकित किया। मुझे लगता है कि आतंक के बारे में धारणा जो होती है उसको ठीक करने में, कैपेसिटी बिल्डिंग की दृष्टि से, उसको समझबूझ बढ़ाने की दृष्टि से आपका ये जो प्रश्नोत्तर का हमारा ये सेशन था, हम लोगों को इससे बहुत लाभ मिला है। और भारत की आतंकवाद के सामने उसके बारे में धारणा और चोट से कमज़ोर नहीं हुआ है, ये जीवट पलट के सशक्त जवाब देने का एक कोई मॉडल है तो वो इंडियन मॉडल है। आज आपने उसकी बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाल कर आए हैं। मुझे सत्र का भी समय पता है और मुझे आपकी फ्लाइट का भी समय पता है। मैं अनुराग जी से आग्रह करूंगा कि आगे जो कार्यक्रम की शेष विधियां हैं पूर्ण करने के लिए आगे आए। धन्यवाद हितेश जी। बहुत धन्यवाद राम माधव जी और हितेश शंकर जी। मैं भारत प्रकाशन के प्रबंध निदेशक भारत भूषण जी से आग्रह करूंगा कि राम माधव जी के स्वागत के लिए मंच पर आएँ फेलिसिटेट करने के लिए। साथ ही विचारक लेखक श्री रतन शारदा जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा।